आज हम लोग इचा कड़कई बांध विरोधी संघ की ओर से प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे कोल्हान के 87 गांव और उड़ीसा के मिलाकर टोटल जो है ना 126 गांव प्रभावित हैं इस डैम में, इचा कड़कई बांध जो परियोजना है उसमें। और हम लोग चाहते हैं कि जो पिछले 2 दशकों से इस पे जो राजनीति हो रही है उस पर एक पूर्ण विराम लगना चाहिए। और जिस तरह से हर एक राजनीतिक पार्टियों में, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये लोगों ने इस मुद्दे को सिर्फ जो है ना एक राजनीतिक मुद्दा बना के रखा हुआ है। और हम लोग इस बार इचा कड़कई बांध विरोधी संघ की ओर से इस पे जो है कानूनी लड़ाई और जन आंदोलन करके इसको जो है ना मुकाम तक ले जाने का ठाने हैं, ताकि जो है जो 87 गांव जो है जिसमें 26 गांव जो है ना पूर्ण रूप से डूब क्षेत्र में आते हैं, बाकी जो 46 गांव हैं आंशिक रूप से प्रभावित है। ये सारे गांव में हम लोगों ने जन आंदोलन शुरू किया है और आज उसको एक लोकसभा के चुनावी महापर्व में उसको एक निर्णायक मोड़ देने के लिए हम लोग आज संघर्षरत हैं। और आने वाले समय में इसको लेके हम लोग बड़े पैमाने पर जन आंदोलन भी करेंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है, सरकार 2019 में जो है इसको मुद्दा बना के, जो वर्तमान सरकार है इसको मुद्दा बना के सत्ता में काबिज हुई, लेकिन पिछले 5 साल के दरमियान इस पे ना तो कोई विधानसभा में किसी ने आवाज़ उठाया, ना तो इसको कैबिनेट में लाने का कोई प्रस्ताव पारित किया गया, और ना ही इसको टीएसी में जो पिछली सरकार है जिसमें उप समिति में हमारे चंपा सोरेन कल्याण मंत्री जी थे उस समय, उन्होंने टीएसी में उप समिति गठन करके उसके अध्यक्ष रहे, जिसके सदस्य जो है गीता कोड़ा जी, माननीय मंत्री दीपक बिरुवा जी, और जो इचा कड़कई परियोजना है उसके प्रशासक और सचिव इसके सदस्य बनाए गए थे। और वहाँ पर हज़ारों की संख्या में अलग अलग जगहों पे, जैसे किरीनिमडी, तांतनगर और सोसोहातू में जो है हज़ारों की संख्या में इस पे जो है ना सोशल असेसमेंट हुआ था। और उसमें एक ही स्वर में लोगों का कहना था कि ये इचा डैम रद्द होना चाहिए, जिसमें हम लोग को पूर्ण रूप से आपत्ति है। और इसको जो है पूरा रिपोर्ट बना के इसको टीएसए में सबमिट कर दिया गया और आगे की कार्रवाई को जो है ना रोक दिया गया है। और वर्तमान सरकार को चाहिए था कि टीएसए में इसको लाने के बाद जो है ना आगे की जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी उस पर कार्रवाई करके डैम को रद्द करने की कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। अब इसकी आगे की लड़ाई के लिए हम लोग जो है ना चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं और कानूनी लड़ाई भी हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। पर अंकित, जो भी सरकारें बनती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का दायित्व होता है। केंद्र सरकार का दायित्व होता है कि संघ सूची पर 97 सब्जेक्ट है और समवर्ती सूची पर 47 सब्जेक्ट, उस विषय पर आपको कानून बनाना है। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि राज्य सूची में 67 सब्जेक्ट है और समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट है, इन पर कानून बनाकर एक एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। वर्तमान समय में जिस संविधान की बातें कर रहे हैं राहुल गांधी जी, एक तो इतने बड़े नेता हैं, अपने आप को मानते हैं, और जो लहरा रहे हैं और हमेशा ये बातें करते हैं केंद्र सरकार में बैठे हुए कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, ये हमेशा भड़काने का प्रयास करता है कि संविधान को बदल दिया जाएगा। उन्हें मालूम होना चाहिए कि संविधान में 395 अनुच्छेदें हैं, उन किसी भी अनुच्छेद में संविधान को बदलने की व्याख्या नहीं है, क्योंकि संविधान एक सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च व्यवस्था है। संविधान की सर्वोच्चता पर आपका जनप्रतिनिधिक अधिनियम 1991 या 1951 के तहत गठित राजनीतिक दल और निर्वाचन आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दल संविधान को चुनौती नहीं दे सकता है। और इसमें कहीं पर भी संविधान को बदलने की व्याख्या नहीं है। संविधान में समय समय पर संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। ये गुमराह करने वाली बात है, कम पढ़े लिखे उन लोगों को भड़काने की बातें हैं। इचा कड़कई डैम का मुख्य दोषीदार कौन है? देखिए, दोषीदार को यदि हम साबित करें तो हमें समझना होगा कि ये आया कैसे। यदि इसको हम समझेंगे तो आम जनता दिग्भ्रमित नहीं होगा। देखिए, आज के समय में कहीं पर भी पानी की ज़रूरत होती, और 1972 में यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने यहाँ पर त्रिपक्षीय समझौता किया। यहाँ के मुख्यमंत्री, बंगाल के मुख्यमंत्री और उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उन्हें याद होना चाहिए कि ये कोल्हान एक शेड्यूल एरिया है और यहाँ मुंडामन की व्यवस्था है, विल्किंसन रूल्स हैं। कोल्हान
सिविल जस्टिस रेगुलेटिंग एंड वैलिडेटिंग एक्ट है, यहाँ विशेष प्रोविजंस है। और यहाँ जनजाति 5वीं अनुसूची में होने के चलते 1950 से ही आपका झारखंड में छोटनागपुर में कोल्हान में 5वीं अनुसूची में होने के चलते यहाँ के डेवलपमेंट पर, यहाँ की शांति और सुशासन की सारी जिम्मेदारी जनजाति सलाहकार परिषद को थी। 1972 में कांग्रेस की सरकार ने बिना जनजाति सलाहकार परिषद के परामर्श के, और यहाँ का जो 126 गांव है ये खुटखटी लोग हैं, उनके पूर्वजों ने ही जमीनों को बनाया, उन ग्राम सभाओं को बिना पूछे उन्होंने एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट का कोई कानूनी दस्तावेज उपलब्ध नहीं। वहाँ पर करने के बाद 78 में वर्ल्ड बैंक उन्हें आवंटन करती है इस डैम के लिए। उसका राशि होता है 129 करोड़। 78 में जब आती है तो वहाँ के उस समय के वर्ल्ड बैंक को उनको लगता है क्योंकि यहाँ के लोगों का पुनर्वास नहीं किया गया, ये लोग कहाँ जाएंगे। इसके जो फंडामेंटल राइट है, रहने बसने निवास करने का अधिकार, भाषा लिपि संस्कृति बचाए रखने का अधिकार, जो पूजा स्थान है, धार्मिक स्थान है, ससंदरी है, ये कहाँ जाएगा, उठा के कहाँ लेके जाएंगे। तब उन्होंने किया कि भाई मैं अविलंब उसको रद्द करती है या पैसा आवंटन बंद कर देती है। कब? 1989 में 78 में बनना शुरू होता है। इसी बीच में गंगाराम कलुंडिया को मार दिया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा। उस समय बिहार में, अविभाज्य बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, तो क्यों न्यायिक जांच हुआ। वर्तमान समय में 82 में जब होता है तो आंदोलन होता है, आंदोलन के परिणाम स्वरूप उसको निरस्त कर दिया जाता है, स्थगित किया जाता है, जब तक कि आप पुनर्वास नहीं करेंगे। उसके बाद बंद रही हमेशा, कभी हलचल नहीं घटी। इसके बाद दोबारा जब सरकार, झारखंड सरकार बनती है 2000 में, आपका गठन होता है, आपका मुख्यमंत्री बनते हैं 2010 से 2014 में। चुनाव होता है 2009 में, विधानसभा का चुनाव। उसमें 2 दलें एक साथ मिलती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनती है। और झारखंड सरकार का कल्याण विभाग का नोटिफिकेशन के द्वारा आपका जनजाति सलाहकार परिषद का गठन होता है। उस जनजाति सलाहकार परिषद में पदेन अध्यक्ष के रूप में अर्जुन मुंडा जी रहते हैं और चंपा सोरेन जी रहते हैं। बाकी ये दीपक बिरुआ लोग हैं, कभी हारा नहीं है दीपक बिरुआ जी। तभी से वो जनजाति सलाहकार परिषद का गठन होता है। लेकिन उस समय जब 2013 से 2014, क्योंकि 2 काल होता है 2 पेज में, मुख्यमंत्री बनते हैं 13 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 तक मुख्यमंत्री बनते हैं आपका हेमंत सोरेन जी। और उसी समय में सोशल एसेटमेंट की बातें आती कि इतनी आंदोलन हो रही है, आप सामाजिक अंकेक्षण कीजिए। और एक टीम का गठन होता है 27/9/2014 को एक टीम का गठन होता है सोशल असेसमेंट के लिए। ये एक टीम का गठन होता है, जनजाति उप समिति, देख लीजिएगा। इसके तहत में गठन होने के बाद इसमें सदस्य बनते हैं, टीएससी का उपाध्यक्ष हैं ये चंपा सोरेन जी उस समय, लेकिन टीएससी का उप समिति बनता है तो ये अध्यक्ष बन जाते हैं। और दीपक बिरुआ विधानसभा के सदस्य भी हैं और टीएससी के सदस्य भी हैं, और यहाँ उनका सदस्य होते हैं। और गीता कोड़ा जी भी होते हैं क्योंकि उस समय विधायक होती है। उसके बाद सदस्य होते हैं आपका सचिव जल संसाधन मंत्रालय झारखंड सरकार, उसके बाद प्रशासक ईचा करका। ये 5 टीम का सदस्य आते हैं इस क्षेत्र में। और उपायुक्त भी, तात्कालीन उपायुक्त भी आपका आते हैं। 29 तारीख को 27/9/2014 को गठन होता है ये वाला टीम। और 11 तारीख को 11/10/2014 को यात्रा पर निकलते हैं ये टीम। और ये टीम पहुंचती है आपका सोसोहातू में, और वहाँ 20,000 लोग पहले से मौजूद हैं। और वहाँ विरोध होता है, हमको नहीं चाहिए, 20,000 लोग। उसके पश्चात जाते हैं ये सरायकेला विधानसभा का क्षेत्र में जाते हैं, और वहाँ निम्डी में पहले से 50,000 लोग रहता है चंपा सोरेन का क्षेत्र में। वहाँ विरोध होता है, बताते हैं हमको नहीं चाहिए, मुझे पुनर्वास, कहाँ जाएंगे हम, मेरा मौलिक अधिकार रहने बसने। इनके आलोक में फिर आता है आपका तांतनगर में आते हैं। तांतनगर में 20,000 लोग पहले से आते हैं। आने के उपरांत समीक्षा करते हैं आपका चंपा सोरेन जी, दीपक बिरुआ जी, गीता कोड़ा जी, संवैधानिक पहलुओं पर स्टडी करते हैं। स्टडी के उपरांत कई संवैधानिक चीज़ें सामने आती है, पेशा कानून आती है, सोशल जस्टिस आती है, कोलान रेगुलेटिंग वैलिडेटिंग विल्किंसन रूल सामने आता है।
इसके साथ साथ आता है बहुत सारी कानूनी प्रावधान और 16/10/2014 को डिसीजन करती है यही उपसमिति का टीम, जो वर्तमान समय में मुख्यमंत्री है चंपा सोरेन जी और वर्तमान समय में कल्याण मंत्री है दीपक बिरुवा जी, और ये गीता कोड़ा जी उस समय तत्कालीन आपका एक सदस्य थी। और निर्णय लेते हैं चार बिंदुओं पर निर्णय लेते हैं कि जनजाति क्षेत्रों में प्रचलित नियमों अधिनियमों की अनदेखी कर बन रही ईचा करकई बांध को अविलंब रद्द किया जाए। यह डिसीजन हुआ, जजमेंट हुआ इस टीएससी के द्वारा। दूसरा में परियोजना हेतु अनाधिकृत रूप से कृषि भूमि, धार्मिक स्थल, कब्रिस्तान, नदी इत्यादि से अपना अधिपत्य हटाया जाए, साथ ही रैयतों को उनकी भूमि वापसी सुनिश्चित किया जाए। बांध को कहा गया कि आप हटाइए वहां से। उक्त परियोजना हेतु स्वीकृत राशि का खर्च प्रभावित 124 गांव को उनके उत्थान के लिए खर्च किया जाए। जो भी राशि आवंटन हुआ वहाँ खर्च कर दो। उन्होंने निर्णय लिया, ये संवैधानिक संस्था है, एक प्रकार का जजमेंट है। चौथा नंबर में कहते हैं 124 गांवों के जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए शहादत देने वाले शहीद गंगाराम कलुंडिया के परिवार के आश्रितों को सम्मान दिया जाए और उन्हें नौकरी दी जाए। अभी यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी पूर्ण बहुमत की सरकार है, उन्होंने वादा भी किया था। ये 14 तारीख की बात है, 2014 की बात है। 2014 के उपरांत 2019 में बीजेपी की सरकार बनती है, रघुवर दास की सरकार बनती है, लेकिन टीएससी में फिर दीपक बिरुवा सदस्य बनते हैं, चंपा सोरेन सदस्य बनते हैं, फिर से वही लोग बनते हैं और चुनाव होता है 2019 से 2024 में और पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। जल जंगल जमीन ईचा डैम का मुद्दा फिर से उठता है और जान देंगे जमीन नहीं का नारा करके हेमंत सोरेन जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है कि मैं जिस दिन सरकार बनाऊंगा मैं ईचा डैम को रद्द करूंगा। 2014 में भी वो मुख्यमंत्री थे और इसी के आलोक में आज सरकार पर काबिज है झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार। लेकिन ये डैम जो राशि 129 करोड़ में था वो राशि बढ़कर के 638 करोड़ होता है, वो राशि बढ़कर के 970 करोड़ होता है और वही राशि आज 2024 में संतोष कुमार सोनी हाईकोर्ट के माध्यम से सरकार को पूछते हैं कि ईचा करकाई डैम बंद क्यों है। यहाँ पर 6000 करोड़ खर्च हो चुका है, जबकि 2020 में ईचा करकाई डैम स्थगित हो चुका है। तो ये 6000 करोड़ कहाँ खर्च हो रहा है, इनको ये सरकार को बताना चाहिए। अब ये जेएमएम सरकार को ये भी बताना चाहिए कि टीएससी से बड़ा है क्या झारखंड सरकार। जब टीएससी एक संवैधानिक संस्था है, उन्होंने खारिज कर दिया, रद्द करने की बातें आई, तो आप इसको चुनावी मुद्दा के रूप में अंग्रेजों के समान डेट टू डेट, फाइल टू फाइल, विधानसभा चुनाव क्या आप ऐसे ही करते रहेंगे। हम इसीलिए कर रहे हैं कि ये फंडामेंटल राइट है। 2014 में इतना भी आप सबों को इस माध्यम से बताना चाहेंगे, ये फाइल है, पैसा लेने का बातें हैं ये। यहाँ पर कहीं कहीं पैसा दिया गया है, कहीं कहीं पैसा किसको दिया है किसी को नहीं मालूम। नौकरी कहाँ दिया गया है 2014 में भी चल रहा है। 2014 में आज के डेट में पेशा कानून के साथ साथ एक और कानून आ गया है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 घुस चुका है। झारखंड सरकार को हम बताना चाहते इस मंच के माध्यम से, आपने जो जमीन अधिग्रहण किया है 2013 घुस गया है। अब जमीन अधिग्रहण पेशा कानून के साथ साथ भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार आपको जमीन पुनः आपको अधिग्रहण करना पड़ेगा। यहाँ पर कृषि जमीनों को अधिग्रहण करने पर प्रतिषेध है। अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। सीएनटी एक्ट की धारा 50 का सब क्लॉज 7 में जहाँ धार्मिक स्थान है वहाँ पर आप उन्हें बेदखल नहीं कर सकते। और संविधान का अनुच्छेद 13(3) का 1 में लिखा है, 2 में लिखा है, राज्य ऐसे कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है और न्यून करती है। और कांग्रेस सरकार ने जो जमीनें ली है 1978 में भू अर्जन अधिनियम 1894 से लिया है, जो संविधान का अनुच्छेद 13(1) में लिखा है कि संविधान के प्रारंभ से पूर्व सभी विधियां शून्य होगी जो मौलिक अधिकारों को छीनती है। 1894 ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन में खड़ी हुई लोकतंत्र विरुद्ध
और उपनिवेशवाद समर्थक वो कानून है। उन्होंने 1894 को 2012 तक इस झारखंड में, इस भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी का उसी कानून से भारत का हर जंगल जमीन को छीनने का प्रयास किया है जो अंग्रेजों ने किया था 1894। तो क्या हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी को आप दोषारोपण करते हैं? तो क्या हम कहें कि कांग्रेस आप आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थक रूप में खड़े हैं? 1894 से आपने जमीन क्यों लिया? आज भी आप भारतीय दंड संहिता 1860 से आप पूरा न्यायिक पालिका को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी आप झारखंड में कोर्ट फी एक्ट जो 2021 पारित हुआ है वो आधारित है, अंगीकृत है 1870 आपका कोर्ट फी एक्ट आज आप ला रहे हैं। यानी देखा जाए तो ये राजनीतिक दल समाज में फूट डालो और शासन करने का प्रयास कर। हम इस माध्यम से ये ईजा डैम जो है ये तीनों सरकार जो है भाजपा कांग्रेस तीनों सरकार में ईजा डैम का काम हुआ युद्धस्तर पे हुआ। तो ये डैम के लिए क्या तीनों राजनीतिक पार्टी जिम्मेवार है? देखिए, जिम्मेदार वो होता है जो अंतिम समय में जो सरकारें संवैधानिक पदों पर बैठते हैं। अगर आप बोलेंगे कि बीजेपी जिम्मेदार है तो आप यदि सरकार बन गए हो तो आप क्यों उस बीजेपी सरकार का बनाए हुए कानून और बनाए हुए परियोजनाओं का रद्द क्यों नहीं कर रहे? यदि आपको लगता है टीएससी में कि बीजेपी ने आदिवासियों का हित के लिए ये परियोजना लागू की है तो 5वीं अनुसूची में था कि संसद का कोई कानून और राज्य विधानमंडल का कोई कानून 5वीं अनुसूची क्षेत्र में नहीं लागू होगा। आपको तो नोटिफिकेशन के द्वारा, आप टीएससी में थे, पूरा के पूरा आदिवासी लोग टीएससी के सदस्य हैं। तो दीपक बिरुआ जी भी हैं टीएससी में, वर्तमान समय में जीवा मांझी भी रही है। अभी एक चर्चा चल रही पिछले चुनाव में 2019 में जब आपने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीतिक एजेंडा था, हेमंत सोरेन आए थे वहाँ, बोले थे रद्द हो जाएगा क्योंकि ईचा डैम हुआ, सरकार बनी उसके बाद भी हो रहा है। अभी वर्तमान में चर्चा हो रही है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी मधु कोड़ा के समर्थन में उनसे लाभान्वित होकर उनके एजेंट के रूप में आप लोग काम कर रहे हैं, उनको लाभ पहुँचा रहे हैं। लोकतंत्र का एक है, हम एग्जाम देख कर के किसी विधायक सांसद को नहीं चुनते। लोकतंत्र का है कि आप यदि कोई कानूनें गलत होती है तो न्यायपालिका में जाइए और उन्हें प्रोटेक्शन कीजिए समाज को। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है तो लोकतंत्र में एक और हथियार है कि उस सरकार को हटाइए जिसने वादा खिलाफत किया था, या उस सरकार के गलत अधिनियमों को यदि आपको रद्द करना है तो किसी एक सरकार को आपको हटाना होगा। उस सरकार को समझना पड़ेगा आपको कि उसको आपको हटाना होगा, नहीं हटाएंगे तो निरंकुश होगा। तो आज यदि हम ये कहते हैं कि आपने टीएससी में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूर्ण बहुमत की सरकार, कांग्रेस और राजद और माले, ये 4 गठन का सरकारें थी जो पूरी तरह से टीएससी में थे वो लोग, तो इन्होंने क्यों रद्द नहीं किया? तो आज यदि हमको रद्द करना है तो आज आपको समझना पड़ेगा कि किसको आप दीजिएगा। वोट बहिष्कार तो हो नहीं सकता है। यदि हम चाहते 126 विधानसभा चुनाव से यदि मैं 126 गांव हम नष्ट होते हैं मेरे फंडामेंटल, तो हमें ऐसा चुनाव व्यवस्था क्यों चाहिए? हम तो ऐसे बोलेंगे कि आप हमारा बहिष्कार कर दीजिए, क्योंकि ये केंद्र की मामला है, केंद्र में सरकार बनाने की बात है, एक भारत देश के लिए हमें बनाना है लोकसभा में। इसीलिए हम किसी ना किसी पार्टी को उस तक पहुंचाना पड़ेगा। जब राज्य सरकार की बातें आएंगी तब हम यहाँ पर चुनौती देंगे उन राजनीतिक दलों को। जब आप राज्य के मामले, ये देश का मामला है, तो देश के मामले में हमें किसी न किसी एक को तो हमें देना ही पड़ेगा। आज हमें समझना होगा इसको। आती है सामने में कि ये खूजू डैम, ईचा करकई जलाशय, बांध, ये राज्य का मामला नहीं है, केंद्र का मामला है। यदि कोई राजनीतिक पार्टी या कोई मंत्री पद पर बैठे हुए लोग या नौकरशाही में बैठे हुए लोग हैं तो मैं उन्हें सलाह दूंगा, आप संविधान को पहले पढ़िए। अगर आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो संविधान को आप पढ़िए। संविधान में 245 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा हुआ है कामों का। उस कामों में केंद्र सरकार जिन विषयों पर काम करती है वो केंद्र काम करती है राज्य सूची में। तो ये जलाशय, ईचा करकई बांध जलाशय 7वीं अनुसूची की सूची 2 राज्य सूची संख्या आपका 17 में विनिर्दिष्ट है। यानी 17 में विनिर्दिष्ट होने के कारण इस विषय पर कानून बनाना, इस विषय पर योजना बनाना, सारी की सारी जिम्मेदारियां राज्य सरकार की होती है।
केंद्र सरकार की नहीं। अगर केंद्र सरकार इस विषय पर हस्तक्षेप करेगी तो कहलाता है संघीय ढांचा पर हमला। संघीय ढांचा पर हमला होता है। तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस की सरकार जनता को उलझाना चाहती है? ढकेल करके संघीय ढांचा पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि संघीय ढांचा क्या है। भारत एक राज्यों का संघ है। इस राज्यों के संघ में प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं और जमीन, जल, वन, ये तीनों राज्य सरकार का प्रोटेक्टेड एरिया में होता है। उनको जमीन से रिलेटेड कुछ भी करना है राज्य सरकार करती है। केंद्र सरकार की यदि कोई परियोजना आती है तो राज्य सरकार के माध्यम से, उपायुक्त के माध्यम से, भू अर्जन शाखा के माध्यम से जमीनों का अधिग्रहण होता है। लेकिन अधिग्रहण तो राज्य सरकार करती है, अपने विभागों के माध्यम से राशि लेती है केंद्र सरकार। तो ये गुमराह करने वाली बात है, ये झूठा लोगों को कहने की बातें हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यानी आप संवैधानिक प्रावधानों से आप अनभिज्ञ हैं। इतना हमें समझना होगा। यदि आपका बयान ये आता है संवैधानिक पद पर बैठे हुए, तो हमें समझना होगा, हमें ये मान करना होगा निसंदेह कि आप संवैधानिक व्यवस्थाओं से बिल्कुल और अनभिज्ञ है। और अनभिज्ञ लोगों को अंबेडकर ने कहा था, जिन लोगों को संविधान अमल में लाने के लिए चुनकर भेजा जाए वो योग्य, ईमानदार, चरित्रवान नहीं हुआ तो सर्वोत्तम संविधान भी दोषपूर्ण साबित होगा। इसके विपरीत जिन लोगों को आप संविधान अमल में लाने के लिए चुनकर भेजते हैं वो योग्य, ईमानदार, चरित्रवान हुआ तो खराब संविधान भी एक सर्वोत्तम बनेगा। और देश में आज यही हुआ है। संविधान अच्छा है, लेकिन जिन लोगों को चुनकर भेजा है वो योग्य, ईमानदार नहीं है, संविधान से अनभिज्ञ है। इसीलिए आज संविधान ऐसे लगता है, लोकतंत्र ऐसा लगता है कि दोषपूर्ण हो रहा है। आज हमें समझना होगा ऐसे लोगों को, आप युवाओं को, आने वाले भावी पीढ़ियों को किस प्रकार का लोकतंत्र देते हैं। आपको जागना होगा, राजनीतिक दलों की कुटिल चालों को आपको समझना होगा और सच्चा लोकतंत्र की स्थापना के लिए युवाओं को जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर में उठ करके आपको वोट देना होगा। अन्यथा भावी पीढ़ियां धृतराष्ट्र के समान यदि आज हम चुपचाप रहेंगे तो आने वाली भावी पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। अच्छा, इसके बाद लिया है तो दस्तावेज दिखाए सरकारें। अगर 75% के आधार पर ये आप कहते हैं कि जमीनों को पैसा से लेकर के किसी को उसके मौलिक अधिकारों से आप बेदखल करेंगे, तो ये संविधान नहीं कहता कि जब पैसा के बदले उसके मौलिक अधिकारों को आप छीन नहीं सकते। विधि के प्राधिकार से ही आप किसी की संपत्ति को अर्जन कर सकते हैं, लेकिन उसके अस्तित्व युक्त अधिकार से आप किसी मनुष्य को बेदखल नहीं कर सकते। और 126 गांव अस्तित्व युक्त अधिकार है उसका, जिससे उसका जीविका उपार्जन चलता है और संविधान जीविका उपार्जन करने का प्रोटेक्शन करता है। अगर ये कहे कि भाई हम उसको पैसा दे रहे हैं, तो 2012 में झारखंड सरकार ने एक नियमावली बनाया था जिसे आप कह सकते हैं पुनर्वास नियमावली 2012। आप उन्हें हटाते हैं तो पुनर्वास के लिए उनको आपको तालाब भी देना पड़ेगा, शमशान घाट भी देना पड़ेगा, रहने के लिए जमीन भी देना पड़ेगा, कब्रगाह भी देना पड़ेगा। क्या संभव है? कहाँ संभव है आज के समय में? कहाँ पर आपका जमीन है? 87 गांव को, 87 गांव का हूबहू आपको रीसेटलमेंट करना है किसी जगह पर, कैसे दीजिएगा? इसीलिए अविलंब इस पर राजनीति करके उन 87 गांव जो डर डर के जी रहा है उसके प्रोटेक्शन के लिए सामने आना पड़ेगा। नए सिरे से आपको समीक्षा करना होगा, नए सिरे से इसको रद्द करके जलाशय पर किस प्रकार का नियमावली बनना चाहिए, इस पर आपको सोचना पड़ेगा भावी पीढ़ियों के मदद करना।